हेलो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 252 क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है बिफोर कॉलीसिस्टेक्टमी, यानी कि किसी व्यक्ति के आप गॉल ब्लैडर को रिमूव करने जा रहे हो, विटामिन के इज़ प्रिस्क्राइब्ड। अब मुझे बताइए बच्चे, अगर किसी व्यक्ति का गॉल ब्लैडर रिमूव कर रहे हैं तो उसको विटामिन के क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो गॉल ब्लैडर के अंदर होता है बाइल। अब अगर आप उसका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दोगे तो बाइल नहीं रहेगा, बाइल नहीं रहेगा तो बाइल किसको एब्जॉर्ब करता है? फैट को। फैट भी नहीं रहेगा, फैट नहीं रहेगा तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के। तो विटामिन के भी नहीं रहेगा। इसीलिए अगर उसके गॉल ब्लैडर को रिमूव कर रहे हैं तो हम उसे पहले ही विटामिन के दे रहे हैं। समझ में आया? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which element formed in the presence of vitamin K should the nurse determine is the purpose of administering this medication? वो कह रहा है कि विटामिन के को क्यों दिया जा रहा है कॉलीसिस्टेक्टमी के बाद। एक तो हम सीधे तौर पर जानते हैं कि विटामिन के की कमी हो जाएगी, और अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो विटामिन के किस चीज़ का निर्माण करता है? सीधे तौर पर याद करना, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन याद रखना बच्चे, जब आपने कोगुलेशन के स्टेप्स पढ़े होंगे उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण करने के लिए ज़रूरी होता है विटामिन के। तो अगर व्यक्ति में विटामिन के नहीं है तो प्रोथ्रोम्बिन भी नहीं बनेगा। इसीलिए नर्स उसको समझाएगी कि आपको विटामिन के इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपकी बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है। और बच्चे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन करता है? ये क्वेश्चन भी आता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? आंसर जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक क्वेश्चन तो ये भी आता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हो ना कॉलीसिस्टिक काइनिन, ये किस लिए ज़रूरी होता है बच्चे? कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर के लिए। ये काफ़ी बार पूछा गया है। गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए किस हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है? कॉलीसिस्टिन काइनिन, कॉलीसिस्टोकाइनिन। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो बोलेगा प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए क्या ज़रूरी होता है? विटामिन के। और बिलीरुबिन, बिलीरुबिन तो आपको पता ही होगा बच्चे, जब आरबीसी टूटती है तो उससे जो पिगमेंट बनता है वो क्या होता है? बिलीरुबिन। ठीक है, क्या बनता है? बिलीरुबिन। तो ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है बिलीरुबिन। ये सारी चीज़ें समझ में आई? तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 253, अ क्लाइंट इज रिटर्न टू द सर्जिकल यूनिट आफ्टर एन एब्डोमिनल कॉलीसिस्टेक्टमी। एक व्यक्ति का गॉल ब्लैडर रिमूव किया गया बच्चे, इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है। व्हाट इज़ द मेन रीज़न वाई द नर्स शुड असेस फॉर क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के बाद जब आपने गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया है तो क्यों आप नर्स रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन के लक्षणों को ध्यान से देख रही है? बच्चे मेरी बात सुनो, गॉल ब्लैडर और जो लंग्स होता है ना वो काफ़ी पास पास में होते हैं। जब आप सर्जरी करके इसको रिमूव करोगे, गॉल ब्लैडर को रिमूव करोगे, तो क्या होता है, यहाँ पर आप सूचर्स वगैरह लगाते हो, इंसिजन वगैरह लगाते हो, जिस वजह से व्यक्ति डीप ब्रीदिंग या डीप कफिंग नहीं कर पाता है, और सीक्रीशंस वगैरह जो हैं वो सब क्या होते हैं? अंदर रिटेन हो जाते हैं, अंदर रिटेन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे वो डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा, कफिंग नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पर नीचे सूचर लगे हुए हैं, उसकी वजह से होगा पेन। अभी सर्जरी हुई है तो उस वजह से, क्योंकि लंग्स और गॉल ब्लैडर आसपास क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, उस वजह से उसको बहुत दर्द होगा डीप ब्रीदिंग और कफिंग के टाइम पर। इसलिए वो डीप ब्रीदिंग और कफिंग नहीं करता है, और जब ये वो दो चीज़ें नहीं करता है तो सीक्रीशन सारे के सारे लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, जिस वजह से लंग्स से रिलेटेड आने वाले कॉम्प्लिकेशन की तादाद बढ़ जाती है। इसलिए गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद आप देखोगे मरीजों में ज़्यादातर लंग्स से जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशन आपको नज़र आएंगे। तो अब आंसर क्यों जाएगा? नर्स उसको क्यों रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन के लिए देख रही है? सीधा सा आंसर जाएगा इसका, क्योंकि जो इंसिजन बनाया गया है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है डायफ्राम के। ठीक है, इंसिजन इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू डायफ्राम, यानी लंग्स डायफ्राम के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है इंसिजन जो काटा गया है, जो बनाया गया है, जिस वजह से उसको पेन हो रहा है, वो सिक्रीशंस को बाहर मोबिलाइज नहीं कर पा रहा है, डीप कफिंग नहीं कर पा रहा है, ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से उसको रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आने का खतरा ज़्यादा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 254 बच्चे ध्यान से सुनिए 254 को। ये कह रहा है क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ पेनक्रेटाइटिस, एक व्यक्ति जिसको पेनक्रेटाइटिस है, इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी टू एक्साइज सूडोसिस्ट। उस व्यक्ति का सूडोसिस्ट निकलना है जो पेनक्रियाज में बना हुआ है, ऑफ द पेनक्रियाज। द क्लाइंट आस्क व्हाट इज सूडोसिस्ट। क्लाइंट पूछता है कि सूडोसिस्ट क्या होता है। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। बच्चे ध्यान से सुनिए, इस तरीके से अगर आपका पेनक्रियाज है, कई बारी उसमें इस तरीके से कुछ सूडोसिस्ट बन जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नेक्रोटिक टिश्यूज़, डेड टिश्यूज़ और ब्लड भरा हुआ होता है, उनको हम सूडोसिस्ट कहते हैं। और उनको रिमूव करने के लिए उनकी सर्जरी करी जाती है। तो जब वो नर्स से पूछेगी व्हाट इज़ सूडोसिस्ट, तो हम बोलेंगे सूडोसिस्ट एक कैविटीज़ होती हैं, डायलेटेड स्पेसेस होते हैं। क्या होते हैं? डायलेटेड स्पेसेस, जिनके अंदर भरा होता है नेक्रोटिक टिश्यू एंड ब्लड। ये एक डायलेटेड स्पेस होते हैं जिनके अंदर नेक्रोटिक टिश्यू और ब्लड भरा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं सूडोसिस्ट। इमेज में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए डायलेटेड स्पेस है जिसके अंदर ब्लड और नेक्रोटिक टिश्यू है, इसे सूडोसिस्ट कहते हैं। और भी नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सूडोसिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे डायग्राम्स आपको सूडोसिस्ट दिखाएंगे, ये देखिए सूडोसिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 255। A nurse is caring for a client with diagnosis of acute pancreatitis and alcoholism. एक व्यक्ति को acute pancreatitis है और alcoholism है। The client asks, why does my drinking have to do with my diagnosis? मेरे अल्कोहल पीने से मेरे डायग्नोसिस में क्या फ़र्क पड़ता है? What effect of alcohol should the nurse include when responding? क्या इफ़ेक्ट नर्स बताएगी कि क्यों अल्कोहल लेने से पेनक्रेटाइटिस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो सुनिए क्यों अल्कोहल लेने से एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के रिस्क ज़्यादा होते हैं। देखिए बच्चे, सिंपल सी बात है, ये मान लीजिए आपका पेनक्रियाज है और ये आपकी पेनक्रेटिक डक्ट है। तो दो चीज़ अल्कोहल करता है, एक तो इस पेनक्रेटिक डक्ट के प्रेशर को बढ़ा देता है, पेनक्रेटिक डक्ट के प्रेशर को बढ़ा देता है अल्कोहल का लेना। दूसरा, जो यहाँ से एंजाइम सीक्रेट होते हैं ना बच्चे, जो यहाँ से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, उन एंजाइम के सीक्रेशंस को भी बढ़ा देता है अल्कोहल लेना। यानी अल्कोहल दो काम कर रहा है, एक तो इसके एंजाइम, जो पेनक्रियाज के एंजाइम की सीक्रेशन है उसको बढ़ा दे रहा है, और दूसरा पेनक्रेटिक जो डक्ट है उसके प्रेशर को बढ़ा दे रहा है। जब यहाँ से एंजाइम्स बढ़ रहे हैं और इधर प्रेशर बढ़ रहा है तो ये एंजाइम्स इस तरफ नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी तरफ से ये एंजाइम बिल्डअप होते हैं, यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है और ज़्यादा पेशेंट को पेनक्रेटाइटिस के और लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, पेनक्रेटिक डक्ट का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से बैक फ्लो हो रहा है। अब ये एंजाइम का बैक फ्लो होता है और बैक फ्लो होने की वजह से यह इंटरस्टिशियल स्पेस में चली जाती हैं, जिस वजह से व्यक्ति को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सीधे तौर पर याद रखेंगे, अल्कोहल लेने से पेनक्रेटाइटिस ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि वह इंक्रीज़ कर देता है एंजाइम की सीक्रेशन को, एंजाइम सीक्रेशन को बढ़ा देता है एंड पेनक्रेटिक डक्ट के प्रेशर को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से, ध्यान से देखिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चे, जिसकी वजह से बैक फ्लो हो रहा है एंजाइम का बैक फ्लो हो रहा है एंड पेनक्रियाज में बैक फ्लो हो रहा है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अल्कोहल, पेनक्रेटाइटिस वाले व्यक्ति को हमेशा अल्कोहल लेने से मना करते हैं, वो सीक्रेशंस को बढ़ा देता है और प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बैक फ्लो हो रहा है एंजाइम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 256। अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद कैंसर ऑफ पेनक्रियाज, एक व्यक्ति को कैंसर ऑफ पेनक्रियाज का डायग्नोसिस हुआ है, वो एप्रीहेंसिव और रेस्टलेस है। नर्स क्या करेगी? नर्सिंग एक्शन क्या है? प्लान ऑफ केयर। जब भी बच्चे ऐसे क्वेश्चन आए कि कोई सा भी बड़ा डायग्नोसिस कैंसर वगैरह का पेशेंट को बताया जाता है और पेशेंट काफ़ी घबरा जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, एप्रीहेंसिव हो जाता है, हमेशा आपको एनकरेज करना है एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न। आपको मरीज़ से पूछना है कि आप अपने मन में बताइए कि आपके मन में क्या क्या डर है, क्या क्या शंकाएँ हैं, हमसे बताइए। हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन उससे पूछना है, हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है ना। और हमेशा पेशेंट को एनकरेज करना है कि अपने कंसर्न्स को नर्स के साथ डिस्कस करें। बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 257। अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ पेनक्रेटाइटिस, एक व्यक्ति को पेनक्रेटाइटिस का डायग्नोसिस बनाया गया है। द मेडिकल एंड नर्सिंग
मेजर्स फॉर द क्लाइंट आर एम्ड टुवार्ड्स मेंटेनिंग न्यूट्रिशन, उस व्यक्ति का न्यूट्रिशन मेंटेन किया जा रहा है, उसको रेस्ट प्रमोट किया जा रहा है, फ्लूइड दिया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस दिया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए देखा जा रहा है, उसकी एंजाइटी को कम किया जा रहा है। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट, कौन कौन से इंटरवेंशन नर्स को इम्प्लीमेंट करने चाहिए अगर किसी व्यक्ति को पेनक्रेटाइटिस है। सबसे पहली चीज़ बच्चे, हमेशा व्यक्ति को एनाल्जेसिक देंगे, व्यक्ति को हमेशा एनाल्जेसिक देंगे क्योंकि पेनक्रेटाइटिस में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके बाद उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के लिए बताएंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट है कि उसको कार्डिक रेट एंड रिदम के लिए देखेंगे। क्यों बच्चे, मैं बताता हूँ। पेनक्रेटाइटिस में 2 बातें याद रखना, टारगेट हाई में ज़रूर पूछेगा। एक, जो पहला आपको याद रखना है वो याद रखना है हाइपोकैलेमिया। पेनक्रेटाइटिस वाले व्यक्ति में पोटेशियम कम हो जाता है। और दूसरा आपको याद रखना है हाइपोकैल्सीमिया, पेनक्रेटाइटिस वाले व्यक्ति में कैल्शियम भी कम हो जाता है। ये 2 चीज़ें याद रखना बच्चे। किसी भी व्यक्ति में जिसमें पेनक्रेटाइटिस है उसमें हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा और हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। टारगेट हाई में डायरेक्टली पूछा जाएगा। ये 2 बातें याद रखना, ठीक है। और अगर हाइपोकैलीमिया है तो उसके मॉनिटर कार्डिक चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। हाइपोकैलीमिया में कौन सी वेव नज़र आती है आप लोग मुझे बताएंगे। ईसीजी में कौन सी वेव नज़र आएगी अगर हाइपोकैलीमिया होगा तो। चलिए ठीक है, तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 258। अ क्लाइंट इज रिकवरिंग फ्रॉम एक्यूट एपिसोड ऑफ एल्कोहलिज्म, व्यक्ति अल्कोहलिज्म से रिकवर कर रहा है, एक्यूट एपिसोड ऑफ अल्कोहलिज्म से, एंड इंक्लूडेड ईसोफेजियल इन्वॉल्वमेंट। और अब व्यक्ति में ईसोफेजियल इन्वॉल्वमेंट भी देखा जा रहा है। बच्चे याद रखना, जब भी पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, चाहे वो अल्कोहलिज्म की वजह से हो चाहे वो लिवर सिरोसिस की वजह से हो, उस व्यक्ति को ईसोफेजियल वेरिस देखने को मिलता है। ईसोफेजियल वेरिस उस व्यक्ति को देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो रिकवर कर रहा है उसे ईसोफेजियल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ थेरेपेटिक डाइट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू इंक्लूड, कौन कौन सी डाइट में क्या क्या चेंज नर्स उस व्यक्ति के करेगी जिसको अल्कोहलिज्म की वजह से ईसोफेजियल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सबसे पहले तो बच्चे सॉफ्ट डाइट देंगे क्योंकि ईसोफेगस होता है उसको कम इरिटेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होगा, इस व्यक्ति को हाई प्रोटीन डाइट दो क्योंकि व्यक्ति में माल न्यूट्रिशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसीलिए इस व्यक्ति को हाई प्रोटीन डाइट देते हैं एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं ताकि उस व्यक्ति को एनर्जी ज़्यादा मिले। थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है बस। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देंगे, है ना, व्यक्ति माल न्यूट्रिशन हो सकता है व्यक्ति में, इसीलिए व्यक्ति को हाई प्रोटीन डाइट देंगे और सॉफ्ट डाइट देंगे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, 2-4 ही बातें बस ध्यान रखनी है आपको। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि पोर्टल वेन जो होती है तो पोर्टल वेन का प्रेशर कितना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पोर्टल वेन का प्रेशर कितना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 259, ये कह रहा है थायमिन, विटामिन B1 जिसे थायमिन कहा जाता है, एंड विटामिन B3 जिसे नियासिन कहा जाता है। तो विटामिन B1 और B3 दिए जा रहे हैं क्लाइंट को, प्रिस्क्राइब फॉर अ क्लाइंट विद अल्कोहलिज्म। एक व्यक्ति जिसको अल्कोहलिज्म है उसको विटामिन B3 और विटामिन B1 चल रहे हैं। विच बॉडी फंक्शन मेंटेन्ड बाय दीज विटामिन शुड द नर्स इंक्लूडेड इन टीचिंग प्लान। नर्स पेशेंट को क्या बताएगी कि क्यों उस व्यक्ति को जिसको अल्कोहलिज्म है उस व्यक्ति को विटामिन B1 यानी थायमिन और नियासिन दिया जा रहा है। सीधी सी बात है बच्चे, याद रखना, कई बार पूछा गया है थायमिन किस व्यक्ति को दिया जाता है। हमेशा उस व्यक्ति को जो अल्कोहलिज्म वाला व्यक्ति होता है ना। कभी आप एम्स में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो एडिक्शन वार्ड में जाइएगा, डी एडिक्शन वार्ड में। तो डी एडिक्शन वार्ड में आप देखेंगे सारे पेशेंट्स को थायमिन चल रही होगी, क्योंकि बच्चे जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं ना उनमें थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से वर्निक्स कोर्सकॉफ सिंड्रोम भी होता है। तो याद रखना, थायमिन अल्कोहलिज्म वाले व्यक्तियों को क्यों दी जाती है, नर्व की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि थायमिन और नियासिन क्या करते हैं, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, थायमिन और नियासिन। इसीलिए वो नर्व की एक्टिविटी को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो नर्व की एक्टिविटी यानी न्यूरोनल एक्टिविटी के लिए दिया जाता है थायमिन और नियासिन। और क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि अल्कोहलिज्म वाले व्यक्ति को हम क्या देते हैं, आंसर जाता है थायमिन, क्योंकि अल्कोहलिक वाले व्यक्ति में थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
Question number 260. A client with admitted to the hospital with diagnosis of alcohol withdrawal syndrome. एक व्यक्ति को alcohol withdrawal syndrome है. What body organ should the nurse teach the client will be protected by injection of high calorie diet fortified with vitamin? नर्स पेशेंट को क्या बताएगी कि अगर आप हाई कैलोरी डाइट लोगे और वाइटामिन से भरपूर डाइट लोगे तो आपके कौन से ऑर्गन्स पे इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा. तो याद रखिए बच्चे, अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं तो अल्कोहलिक पेशेंट में सबसे ज़्यादा जो ख़राब स्थिति होती है वो लीवर की होती है. इसीलिए अगर वो हाई कैलोरी डाइट लेगा और वाइटामिन खूब सारे लेंगे तो लीवर के जो सेल्स हैं वो दोबारा क्या करेंगे, हील करेंगे. तो जाहिर सी बात है लीवर डैमेज होता है अल्कोहलिक पेशेंट का, तो हम उसको डाइट मॉडिफिकेशन इसलिए बता रहे हैं ताकि उसका लीवर जो डैमेज हो चुका है वो वापस थोड़ा रिकवर कर जाए. तो आंसर क्या जाएगा, लीवर. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 261. द नर्स इज़ टीचिंग अ क्लास अबाउट हेपेटाइटिस. नर्स हेपेटाइटिस के बारे में एक क्लास दे रही है, स्पेशली हेपेटाइटिस ए. ठीक है, अब मुझे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है बच्चे कि हेपेटाइटिस ए किस रूट से फैलता है, फीको ओरल रूट. ठीक है, और दूसरा कौन सा हेपेटाइटिस फीको ओरल रूट से फैलता है, हेपेटाइटिस ई. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं. विच फूड शुड द नर्स एक्सप्लेन विल मोस्ट लाइकली रिमेन कंटेमिनेटेड विद हेपेटाइटिस ए वायरस आफ्टर बीइंग कुक्ड. पकाने के बाद भी निम्नलिखित में से कौन सा भोजन हेपेटाइटिस ए वायरस के से मतलब ग्रसित रहेगा. ठीक, किस खाना को आप खाने के बाद विटामिन ए हेपेटाइटिस ए वायरस ले सकते हैं. तो आंसर जाएगा स्टीम्ड लॉबस्टर, क्योंकि बच्चे स्टीमिंग जब भी किसी खाने का किया जाता है तो स्टीमिंग में इतना हाई टेम्परेचर नहीं होता है कि उससे हेपेटाइटिस ए का वायरस मर जाए. इसीलिए अगर सिर्फ आप स्टीमिंग के बाद फूड को ग्रहण कर लेंगे तो आपको हेपेटाइटिस ए होने का खतरा बढ़ जाता है अगर फूड जो है वो कंटेमिनेटेड है तो. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो यही आएगा कि हेपेटाइटिस का कौन सा रूट होता है, हेपेटाइटिस ए का फीकोरल रूट, हेपेटाइटिस ई का फीकोरल रूट. प्रेगनेंसी में सबसे खतरनाक कौन सा होता है, प्रेगनेंसी में सबसे फेटल होता है हेपेटाइटिस ई. और पूछेगा हेपेटाइटिस सी सबसे ज़्यादा फेटल होता है. डीएनए वायरस कौन सा होता है, डीएनए वाला होता है हेपेटाइटिस बी. और बताइए बच्चे, बाकी सब आरएनए होता है. और हेपेटाइटिस से क्या क्वेश्चन बनते हैं. अच्छा मुझे बताइए स्किन के थ्रू यानी परक्यूटिनेस थ्रू कौन सा फैल सकता है, हेपेटाइटिस सी. ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद सबसे ज़्यादा क्या फैलता है, हेपेटाइटिस सी. ठीक है, और मुझे बताइए कि कौन सी हेपेटाइटिस की वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन हमारे पास नहीं है. ठीक है, और कौन सा हेपेटाइटिस को डिपेंडेंट हेपेटाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस डी को डिपेंडेंट हेपेटाइटिस कहते हैं क्योंकि वो बी के साथ होता है. तो ये सारे क्वेश्चन हेपेटाइटिस से बनते हैं, ध्यान रखिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 262. अ क्लाइंट विद हेपेटाइटिस बी आस्क द नर्स. एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है, नर्स से पूछता है आर देयर एनी मेडिकेशन टू हेल्प मी गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम. क्या कोई ऐसी दवाई है जो मेरी इस प्रॉब्लम से मुझे हमेशा के लिए निजात दिला सकती है. विच इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स बाय द नर्स. सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा बच्चे, मेरी बात सुनो. हेपेटाइटिस बी का अभी प्रेजेंटली कोई क्योर नहीं है. अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो उसको कम्प्लीटली क्योर यानी कम्प्लीटली ठीक नहीं किया जा सकता. सिर्फ एक उपाय होता है कि आप जो वायरस का अमाउंट है ना, उस वायरस के अमाउंट को कम कर सको बस. अगर वायरस का अमाउंट कम रहेगा एंटीवायरल की मदद से तो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. तो एज अ नर्स हम उसे क्या बताएंगे, देयर आर मेडिकेशन टू हेल्प रिड्यूस वायरल लोड. कुछ मेडिसिन हमारे पास हैं जिनसे वायरल लोड कम होता है और लीवर इन्फ्लामेशन कम होता है. लेकिन आपको हमेशा तो ख़त्म नहीं कर सकते हमेशा के लिए, लेकिन हमारे पास कुछ दवाइयाँ ऐसी ज़रूर है जो एंटी वायरल्स हैं जिनसे हम आपका वायरल लोड, वायरस की जो आपका अमाउंट है बॉडी में कम कर सकते हैं, जिससे लीवर इन्फ्लामेशन भी कम होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263. अ नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट प्रोफाइलेक्टिक मेजर एंड मिनिमाइज. क्वेश्चन नंबर 263. A nurse is teaching a client about prophylactic measure that minimize the risk of contracting hepatitis B virus. कौन कौन से मेथड हैं जिससे हेपेटाइटिस बी वायरस के रिस्क को
कम किया जा सकता है। विच एक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन टीचिंग प्लान, कौन कौन सी चीज़ें नर्स पेशेंट को बताएगी जिससे कि हेपेटाइटिस बी होने की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। दो ही चीज़ें, एक तो बच्चे जब भी किसी ब्लड डोनर से ब्लड डोनेट किया जाए उसको स्क्रीन किया जा सके, क्योंकि ब्लड डोनेशन से भी क्या होता है, हेपेटाइटिस बी होता है। अगर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड किसी नॉर्मल व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा तो उससे उसको हेपेटाइटिस बी होने का रिस्क बढ़ जाएगा। और सेकंड, उसे कहना है मोनोगैमस सेक्सुअल रिलेशनशिप बना के रखें, क्योंकि आप जानते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स भी क्या कर सकता है, हेपेटाइटिस बी को ट्रांसमिट कर सकता है नॉर्मल व्यक्ति में। तो एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और दूसरा सेक्सुअल एक्टिविटी, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी से बचना है। या तो कॉन्डोम्स का यूज़ करना है या फिर सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होना है। ठीक है, मल्टीपल पार्टनर्स आपको नहीं रखने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 264, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज पॉजिटिव फॉर हेपेटाइटिस ए। सीधी सी बात है, हेपेटाइटिस ए किस रूट से फैलता है, फीको ओरल रूट से। चलिए, व्हाट शुड द नर्स डू, नर्स को क्या करना चाहिए। याद रखिए बच्चे, या तो हेपेटाइटिस ए का वायरस व्यक्ति के फीकल मैटर में होगा या फिर ओरल रूट से अंदर जाएगा। तो अब इस व्यक्ति का अगर आपको बेड पैन को क्लीन करना है तो आप ग्लव्स का यूज़ करें, क्योंकि उसके स्टूल में क्या प्रेजेंट होगा, हेपेटाइटिस ए। अगर आप ग्लव्स का यूज़ नहीं करोगे तो वो आपके हैंड के थ्रू ओरली आपके अंदर चले जाएगा और आपको भी हेपेटाइटिस ए हो जाएगा। इसलिए स्टूल को हैंडल करते समय या बेड पैन को हैंडल करते समय आपको ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, यही सही आंसर जाएगा। इसमें आपको ये पता होना चाहिए था कि हेपेटाइटिस ए फीको ओरल रूट से फैलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 265, अ क्लाइंट हु इज़ अबाउट टू हैव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक व्यक्ति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने वाला था। आस्क द नर्स, नर्स से पूछता है विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसफ्यूजन। यहीं पर आपका आंसर आ जाना चाहिए बच्चे। मैंने आपको ऊपर भी बताया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से सबसे ज़्यादा कौन सा हेपेटाइटिस फैलता है, आंसर जाता है हेपेटाइटिस सी। तो आंसर जाएगा हेपेटाइटिस सी। और ये क्वेश्चन कई बारी रिपीट होता है तो ध्यान रखिएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में से सबसे ज़्यादा फैलने वाला हेपेटाइटिस सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 266 छोड़ दीजिए बच्चे, बस इतना याद रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस होता है तो उस व्यक्ति को लिवर डिजीज़ है ना, तो जब भी कोई लिवर डिजीज़ होती है तो लिवर डिजीज़ में अगर आपको डाइट देने को बोलेंगे तो आप बच्चे ऐसी डाइट दोगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, हाई कार्ब्स, क्योंकि पहले से ही व्यक्ति में एनर्जी की कमी है। ठीक है, अभी आप ऐसे चीज़ दोगे जिसमें मॉडरेट प्रोटीन हो। ठीक है, प्रोटीन कम भी नहीं देना है, ज़्यादा भी नहीं देना है। और ऐसी चीज़ें दोगे जिसमें फ़ैट कम हो, क्योंकि फ़ैट को कौन डाइजेस्ट करता है, लीवर। तो याद रखना बच्चे, लीवर डिजीज़ में 3 चीज़ों का ध्यान रखना, हाई कार्ब दो, मॉडरेट प्रोटीन दो और फैट कम दो। कॉलिसिस्टिक मतलब गॉल ब्लैडर की डिजीज़ में भी फ़ैट कम देते हैं, लीवर की डिजीज़ में भी फ़ैट कम देते हैं, क्योंकि बाइल रिलीज़ कौन करता है, लीवर। और अगर फैट दोगे और लीवर ख़राब है तो बाइल नहीं बन रहा है तो और ज़्यादा लोड बढ़ेगा लीवर के ऊपर। ठीक है, बाकी कैलोरीज ज़्यादा देनी है ताकि व्यक्ति में एनर्जी का लेवल हाई रहे। ठीक है, बढ़ते हैं 267 की तरफ। क्वेश्चन है, द नर्स इज़ रिव्यूइंग डिस्चार्ज प्लान विद अ क्लाइंट हु इज़ हॉस्पिटलाइज फॉर हेपेटाइटिस ए। एक व्यक्ति हेपेटाइटिस ए से हॉस्पिटलाइज हो रखा है, उसको डिस्चार्ज करें। नर्स उसको क्या तरीके बताएगी जिससे कि वो बीमारी को फैलने से बचा सकती है। फिर से वही बात, हेपेटाइटिस ए फीको ओरल रूट से होता है, और अगर फीको ओरल रूट से होता है तो नर्स उसको बताएगी आपको बार बार हैंड वॉशिंग करनी है। जितनी बार आप हैंड वॉशिंग करेंगे उससे आपसे जो बीमारी है वो दूसरे को स्प्रेड नहीं होगी। इसी तरीके से हमने ऊपर पढ़ा था, अगर बेड पैन को हैंडल कर रहे हैं तो उस समय आपको ग्लव्स पहनना है, क्योंकि फीको ओरल रूट से होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ होगी तो उसको अच्छे से कुक करके खाना है, रॉ चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा हेपेटाइटिस ए से। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 268, अ नर्स एजुकेटर इन अ कॉलेज हेल्थ कोर्स इज डिस्कसिंग टैटू विद अ क्लास। जो लोग टैटू बनाते हैं, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस एसोसिएटेड विद टैटूज। जो लोग टैटूज़ बनाते हैं उन लोगों को कौन से हेपेटाइटिस होने का खतरा होता है। बच्चे, टैटू बनाते समय क्या निकलता है, ब्लड। और ब्लड से होने वाला जो हेपेटाइटिस होता है वो होता है हेपेटाइटिस सी। तो आंसर क्या जाएगा, हेपेटाइटिस सी। 268 का आंसर क्या जाएगा, सेकंड। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड से होने वाला सबसे कॉमन हेपेटाइटिस सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 269, अ क्लाइंट इज debilitated state is admitted with palliative treatment of cancer of liver।
लीवर में कैंसर हो चुका है बच्चे। विच ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द नर्स मोस्ट हेल्पफुल फॉर मॉनिटरिंग क्लाइंट कंडीशन। तो किसी व्यक्ति को लीवर कैंसर हो चुका है, अब उस व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ के लिए देखना चाहिए। मेरी बात सुनिए बच्चे, लीवर क्या करती है, प्रोटीन बनाती है, और कौन सी प्रोटीन बनाती है, एल्ब्यूमिन। और वो एल्ब्यूमिन किस चीज़ को मेंटेन करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को। वो एल्ब्यूमिन किसको मेंटेन करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को। मान लीजिए लीवर का कैंसर हो जाए तो क्या एल्ब्यूमिन बनेगा, नहीं। क्या ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन रहेगा, नहीं। तो सारा का सारा फ्लूइड ब्लड वेसल से कहाँ चले जाएगा बच्चे, बाहर। और जब ब्लड वेसल से बाहर चले जाएगा सारा का सारा फ्लूइड, तो उस व्यक्ति में क्या देखने को मिलेगा, एडिमा, सूजन। इसीलिए लीवर डिजीज़ वाले व्यक्ति में सूजन देखने को मिलती है। अब अगर सूजन, एडिमा देखने को मिलेगा तो मेरी बात सुनिए, जब भी किसी व्यक्ति में एडिमा होता है हम उसका क्या मेज़र करते हैं, रोज़ वेट। क्योंकि अगर आज उसका वज़न 52 kg है और कल सुबह उसका वज़न 53 kg हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि 1 लीटर उसका पानी रुक गया है। क्यों? क्योंकि 1 kg वेट बढ़ा है ना उसका, तो 1 kg होता है 1 लीटर के बराबर। तो हम अगर उसका एक दिन में 1 kg वेट बढ़ा है तो हम समझ जाएंगे कि 1 लीटर पानी और उसकी बॉडी के अंदर रुक गया है, जिससे एडिमा और ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो कभी भी किसी व्यक्ति का लीवर ख़राब है, अगर उससे पूछा जाए कि एज अ नर्स आप क्या रिकॉर्ड करोगे, तो आप उसका वेट रिकॉर्ड करोगे। अगर वेट बढ़ रहा है तो समझ जाओ और स्थिति ख़राब हो रही है, और ज़्यादा एडिमा बढ़ रहा है, और ज़्यादा पानी रिटेन हो रहा है। और ये भी याद रखना कि लीवर एल्ब्यूमिन बनाता है जो ऑनकोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसी की कमी की वजह से व्यक्ति को एडिमा हो जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट वेट, ये क्वेश्चन नॉर्थ सेट में आ सकता है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270। इसमें ही क्या कह रहा है, अ क्लाइंट विद क्रॉनिक हिपैटिक फेलियर। याद रखें बच्चे, लिवर फेलियर है यहाँ पर बच्चे को, लिवर फेलियर है यहाँ पर पेशेंट को। तो लिवर फेलियर का एक पेशेंट है, सून टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करें। व्हाट डाइट शुड द नर्स एनकरेज द क्लाइंट टू फॉलो। कौन सी डाइट उसको देना बेहतर रहेगा। मेरी बात सुनिए बच्चे, लीवर ही वो चीज़ है जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करती है, यानी प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करती है बॉडी में, लीवर। अगर लीवर ख़राब हो गया है तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना बच्चे, ऐसे व्यक्ति में जिसका लीवर ख़राब हो उस व्यक्ति में लो प्रोटीन डाइट दी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनता भी है। और कितने से कम, तो यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन किया गया है, उसको 20 ग्राम से कम, 20 ग्राम से कम प्रोटीन देना है पूरे दिन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का लीवर ख़राब है उसे लो प्रोटीन डाइट देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 271। 271 में हमसे क्या पूछ रहा है, फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर एसोसिएटेड विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर किसी व्यक्ति को पोर्टल हाइपरटेंशन है तो उसको और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, किसके लिए नर्स असेस करेगी। मैंने आपको कितनी बारी बच्चे ये क्वेश्चन बताया है, जिसका भी पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, जिस भी व्यक्ति में पोर्टल हाइपरटेंशन होता है उस व्यक्ति में सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन सबसे कॉमनली देखा जाता है, ईसोफेजियल वेरिस, यानी ईसोफेजियल से ब्लीडिंग होना। डायग्राम से देखिए कैसे, अगर लीवर ख़राब होता है तो उसकी वजह से ईसोफेगस में ब्लीडिंग होती है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका लीवर ख़राब है, लीवर का सिरोसिस हुआ है, तो देखिए किस तरीके से आपको ईसोफेजियल वेरिस नज़र आ रहा है। ईसोफेजियल वेरिस के बाद इसमें ईसोफेगस में ब्लीडिंग नज़र आती है और पेशेंट की काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो ध्यान रखिएगा, लीवर सिरोसिस या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से व्यक्ति में ईसोफेजियल वेरिस आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं 272। ये क्या कह रहा है, आई हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स अ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंडोस्कोपी। ये एंडोस्कोपी के लिए बोला है, विद अ कैप्सूल एंडोस्कोपिक डिवाइस, कैप्सूल एंडोस्कोपिक डिवाइस। व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू। नर्स क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेगी। सीधा सा आंसर है बच्चे, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस आंसर याद रखिएगा। कभी भी अगर किसी पेशेंट की कैप्सूल एंडोस्कोपी डिवाइस की वजह से के साथ एंडोस्कोपी करी जा रही है तो व्यक्ति को स्टूपिंग और बेंडिंग के लिए मना करेंगे, क्योंकि स्टूपिंग और बेंडिंग से टेस्ट के रिजल्ट गलत आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसको स्टूपिंग और बेंडिंग के लिए मना करेंगे। सिर्फ इतना ही से ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 273 इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखिएगा। अ क्लाइंट विद कैंडिडेट फॉर इंट्यूबेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिस।
एक व्यक्ति है जिसके ईसोफेजियल ब्लीडिंग हो रही है, जिसे ईसोफेजियल वेरीज भी कहा जाता है। विच टाइप ऑफ ट्यूब शुड द नर्स एंटिसिपेट विल मोस्ट लाइकली टू मीट द नीड ऑफ द क्लाइंट। कौन से टाइप का ट्यूब उस व्यक्ति में इंसर्ट किया जाता है जिस व्यक्ति को ईसोफेजियल वेरीज होता है। ये आंसर याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। उसमें सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब याद कर लीजिएगा, सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब डाला जाता है। ब्लैकमोर ट्यूब, सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब डाला जाता है उस व्यक्ति में जिसे ईसोफेजियल वेरीज है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चे, मान लीजिए ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है, तो इस तरीके से हम इस ट्यूब को डालते हैं और ये ट्यूब यहाँ पर बलून होता है और उसके बाद स्टमक में भी एक बलून होता है जिसकी वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट करता है और यहाँ से ब्लीडिंग रुक जाती है। ठीक है, सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब याद रखिएगा, ईसोफेजियल वेरीज के लिए यूज़ किया जाता है, ईसोफेजियल ब्लीडिंग के टाइम पे यूज़ किया जाता है। ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, ये देखो बच्चे, ये जो ट्यूब है ये है सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। इसमें एक ईसोफेजियल बलून होता है, एक गैस्ट्रिक बलून होता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस इमेज को। और काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब डली हुई है और उस व्यक्ति को अचानक से डिस्पनिया हो जाए, रेस्टलेसनेस हो जाए, सांस आना बंद हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप सीजर से इस ट्यूब को यहाँ से कट कर दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी टारगेट टाइम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ईसोफेजियल वेरीज के लिए सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 274। अ क्लाइंट विद हिपैटिक सिरोसिस, एक व्यक्ति को लिवर सिरोसिस है, उसको अचानक से कुछ लक्षण आने लगते हैं जैसे स्लर्ड स्पीच, कन्फ्यूज़न, ड्राउजीनेस, फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर, और ये पाया जाता है कि वह व्यक्ति हिपैटिक कोमा में जा रहा है। वट डाइट कैन द नर्स एक्सपेक्ट विल बी ऑर्डर्ड बाय द क्लाइंट। अगर किसी व्यक्ति का लीवर ख़राब है तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ उसको आप कैसी डाइट देते हो। आप उसको प्रोटीन बिल्कुल ही नहीं देते हो या बहुत कम देते हो और आप उसको कैलोरी बहुत ज़्यादा देते हो। तो याद रखना, मैंने बच्चों पहले भी बताया था 20 ग्राम से कम प्रोटीन देते हैं और कैलोरी ज़्यादा देते हैं। तो देखिए 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज देखिए कितनी ज़्यादा है, 2000 कैलोरीज। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आप 20 ग्राम से कम प्रोटीन दोगे और 2000 कैलोरीज दोगे। ठीक है, उस व्यक्ति को जिसका लीवर ख़राब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस सीरीज़ में यहीं पे तक देखते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस।